11th पास करते ही जब आप 12th में आते हैं, बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, कैसे होगा, नीट के सिलेबस के साथ साथ ये बोर्ड एग्जाम्स को कैसे मैनेज करूंगा, स्टार की तरह शाइन करना चाहते हो ना, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अभी जिस टाइम टेबल पे हो उसी पे रहो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहो। बोर्ड्स में कुछ अलग नहीं आता, नीट्स में ही लगा रह गया, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया। हाउ टू मैनेज नीट एंड बोर्ड्स टुगेदर, 5 सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। Hello जी, की हाल चाल? So I Sonali Malik, your own chemistry educator, welcome you all to this incredible platform of NEET Phoenix by Unacademy। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है, स्पेसिफिकली आज की जो वीडियो है वो उस क्वेश्चन पर है जो 11th पास करते ही जब आप 12th में आते हैं तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैम चलो 11th में तो मैंने कंपटीशन की पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी निकाल ली, लेकिन मैम अब तो मुझे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, तो मैं अपनी नीट के सिलेबस के साथ साथ ये बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में है ना, तो जो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता है कि मैम बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, कैसे होगा, बोर्ड भी है, नीट भी है, तो ये सवाल तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब चाहिए ना बेटा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल सी लाइन भी तुमको मैं सुनाऊंगी जिससे तुम और पंप हो जाओगे। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जो आप थंबनेल में देख के आ ही चुके हैं कि मैम हाउ टू मैनेज नीट एंड बोर्ड्स टुगेदर। दोनों करने हैं 12वीं में, तो भाई कैसे मैनेज करें बता दो मैम यार। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ बेटा। ठीक है, कि ऐसी कौन सी परसेंटेज है क्लास बोर्ड के 12th एग्जामिनेशन में जो तुमको सेटिस्फाई करने वाली है। राइट, अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो भाई 95% से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, 96% से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, है ना, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 75% भी आ जाएं तो वो बोलते हैं ना पार्टी यूं ही चलेगी, है ना। तो वही बात है बेटा। ठीक है, तो तुमको खुद डिसाइड करना है कि तुम किस नंबर से सेटिस्फाई होगे। याद रखना, ये वो परसेंटेज होनी चाहिए जिससे तुम सेटिस्फाइड हो, ना कि बेटा तुम्हारे रिश्तेदार या पेरेंट्स। आई नो पेरेंट्स की कुछ ना कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन याद रखना नीट की लड़ाई तुम्हारी है बेटा। तुम इससे लड़ोगे, तुम इसमें विजयी होगे और तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो ये पूरी तुम्हारी लड़ाई है बेटा। तो ये जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कितनी परसेंटेज तुम खुद से एक्सपेक्ट करते हो जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन देती है, वो तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो 96-97% लाना चाहता हूँ, या फिर 85 में भी खुश हूँ, या 75 में भी खुश हूँ, वो डिसाइड कर ले। एक बार डिसाइड तूने कर लिया, आधा काम वही ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, राइट, फाइन, ये तुझे सेटिस्फाई करने वाले नंबर है। फिर बता रही हूँ, किसी और की सेटिस्फैक्शन के लिए तुझे खुद को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? मैं ऐसा बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं एक एक्सपर्ट लाइन देने वाली हूँ। ठीक है, क्या एक्सपर्ट लाइन देने वाली हूँ बेटा? एक्सपर्ट लाइन ये देने वाली हूँ कि तेरे को पता है कि अब अगर मैं नीट के बच्चों की बात करूं तो उनके 2 प्लान होते हैं। एक होता है प्लान ए तो होता है कि भाई नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है और उसके बाद अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, लाइफ सेट ही सेट है। ठीक है, ये हमारा प्लान ए हो गया। अब प्लान बी क्या होता है? प्लान बी ये होता है कि भैया हम जो है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारा जो है ग्रेजुएशन कर लेंगे, बॉटनी ऑनर्स में या जूलॉजी ऑनर्स में, है ना। और इसके लिए हमें CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो अब इस एग्ज़ाम के अंदर बेटा जो तेरा प्लान भी हो सकता है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है क्लास 12th बोर्ड्स का। ऐसा नहीं बोल रहे कि फेल होना है, लेकिन कोई भी एक परसेंटेज क्राइटेरिया तो हमको नहीं है ना। ठीक है, राइट, हम ईजिली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फाइन, ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे CUET ही देना है, ठीक है, एंड में जाके मैम CUET का पेपर ही तो देना है ना, तो उसके लिए भी तो मुझे आगे चल के MCQs की ही प्रैक्टिस करनी है। तो फिर क्यों मैं इतना ज़्यादा खुद को तंग करूं कि नहीं भाई मैं तो 95 लाऊंगा, 96 लाऊंगा। देखो, एक्सपेक्टेशंस होना अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी चेक भी होना चाहिए। अगर अल्टीमेटली CUET के थ्रू ही प्लान भी वर्क करने वाला है तो फिर क्यों खुद को इतना तंग करना है। ठीक है, ईजिली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कैसे पढ़ना है बोर्ड्स के लिए वो मैं सिखाऊंगी, लेकिन फिर उसके अंदर जो है उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा के
खुद को टॉर्चर नहीं करना है। एम आई क्लियर एवरीवन? जितना काम रहोगे, जितना खुश रहोगे, चीज़ें उतनी अच्छी ही चलेंगी। ठीक है बच्चों, राइट? चलिए, राइट। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। एक बार हमारी प्रायोरिटीज सेट हो गई, उसके बाद एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमें कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो मैं तुमसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है 5 सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज। तुम सबको पता है कि बच्चा 5 सब्जेक्ट में अगर पास होता है तो सीबीएसई जो है उसको पास डिक्लेयर करती है। ठीक है ना? तो इन 5 सब्जेक्ट्स में जो 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला तो हमारा है पीसीएम, है ना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पीसीबी, तुम तो नीट वाले हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गए। ठीक है, राइट। तो चौथा सब्जेक्ट जो हमारा कंपलसरी होता है वो इंग्लिश होता है ना। और जो हमारा 5th सब्जेक्ट है बेटा, 5th सब्जेक्ट तुम्हारा ऑप्शनल होता है, जो तुम खुद चूज करते हो, है ना। अब कुछ बच्चे जो हैं फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक ले लेते हैं, कुछ आर्ट्स के भी आजकल सब्जेक्ट आने लगे हैं, फाइन आर्ट्स करके। तो वो तुम्हारी चॉइस होती है, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी बच्चों की बात करूँ तो वो फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, राइट। अब इनमें से जो 3 सब्जेक्ट्स हैं बेटा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तुम्हारे नीट में जमकर काम आने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, इनसे नीट का पेपर नहीं आने वाला, राइट। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके। तो मैम इनको कैसे पढ़ना है? इनको तुमको साल के एंड में पढ़ना है। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूं तो जो तुम्हारा पेपर है उससे लगभग 1 या 1.5 महीने पहले तुमको इंग्लिश की तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बेस्ट सोल्यूशन दूं, अगर तुम मुझे अपना मेंटर मानते हो, दीदी, मैम, मम्मी जैसा कुछ भी मानते हो, तो अगर मैं तुमको बेस्ट सोल्यूशन दूं तो बेटा देखो, 1-1.5 महीने पहले यूट्यूब पे तुमको बहुत सारे अच्छे इनफैक्ट अनअकैडमी के चैनल पे भी आएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के टीचर्स के। ठीक है, जिसमें वो तुम्हारी जो लिटरेचर की 2 बुक्स होती है, मैंने लिखी भी है, विस्टास एंड फ्लेमिंगो, इनके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। वो समरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी के अंदर एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे हमें चैप्टर की कोई भी अगर पोयम है या स्टोरी है वो अच्छे से समझ तो आ ही जाती है। ठीक है, अब उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना ये तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, भाई तुम उस्ताद हो इस मामले में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और साल के पहले दिन से इसको लग जाओ ऐसा भी तुमको नहीं करना है ना बच्चों, राइट। रही बात अब फिजिकल एजुकेशन की, तो मैम इसको कब पढ़े? तो मैम इसको इंग्लिश से भी कम टाइम में पढ़ सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने क्या किया था कि जो भी मेरा पेपर था उससे 1 हफ्ते पहले थरो रीडिंग मार ली थी फिजिकल एजुकेशन की बुक की। हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की बुक अलग होती है, स्कूल वाले बताते हैं, तो अपने स्कूल वालों से तुम पूछ सकते हो, वो तुम्हें ईजिली बता देंगे कि क्या बुक होती है। ठीक है, राइट। तो उस बुक को थरोली रीड करा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करा था। पेपर जब था उस पर मेरी 2 दिन की छुट्टी थी, कुछ जगहों पर 1 दिन की छुट्टी भी होती है, डिपेंड करता है कौन कौन सा बोर्ड है। ठीक है, तो उस टाइम इंटरवल के अंदर जो मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जितने भी चैप्टर्स आ रहे थे उनके, मैंने उनको रिवाइज कर लिया था। ऐसा करके मैं बहुत अच्छे से, बिकॉज लिखना तो हमें आता ही है ना बेटा, हम सबको पेपर में लिखना आता है, शीटें भरने में तो हम एक्सपर्ट होते हैं, राइट। तो बहुत इजीली हमने जो है वो एग्ज़ाम दे लिया था, फाइन। तो इतनी ही मेहनत की रिक्वायरमेंट है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ये मैं तुमको अभी क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब रही बात मैम, देखो कौन डॉन 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 डॉन, मतलब हमारे 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको कैसे करेंगे? तो देखो, एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो, और कोई इसके बारे में कोई भी दीदी भैया फेक ज्ञान देता है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको एक्चुअल फैक्ट बता रही हूँ। तुम्हारा नीट का और बोर्ड्स का सिलेबस सेम है ना। एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स अगर जो डिलीटेड है मैं हटा दूँ, उसके अलावा हमारा जो सिलेबस है बेटा सेम है, राइट। चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, सेम सिलेबस ही आने वाला है, राइट। चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, फाइन। तो तुम्हारे जो कोचिंग वाले टीचर है या फिर तुमने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, फॉर एग्जांपल अगर तुम अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, ठीक है, हमसे पढ़ रहे हो, किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो अनअकैडमी के, तो बेटा जितना कंटेंट तुम्हें क्लास नोट्स में करवाया जाता है ना, अगर तुम रेगुलरली 11-12 से लगे हुए हो,
ठीक है, तुमने हर एक चैप्टर को अच्छे से अपने एडुकेटर से समझा है, उसके नोट्स बनाए हैं, डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट की स्टडी करी है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस या तुमको जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दिए जाते हैं क्लास के बाद उनको अच्छे से सॉल्व किया है, टेस्ट दिए हैं, राइट। तो तुमको सारे कॉन्सेप्ट जितने भी नीट में तुमने पढ़े हैं अपने एडुकेटर से, राइट, उनको ईजिली बोर्ड्स में अप्लाई करना आ जाएगा। कुछ अलग से रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं लग रही है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अगर बाकी के बच्चों ने किया है जो तुम्हारे सीनियर्स हैं तो तुम भी कर सकते हो, तुम कुछ कम नहीं हो उनसे, याद रखना ये बात, ठीक है बच्चों, राइट। तो एनसीईआरटी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हमें जो पढ़नी पड़ती है, लेकिन बायो में तो बेटा स्ट्रिक्टली अगर तुमने एनसीईआरटी अपने नीट एग्जाम में पढ़ी है तो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो रही है, राइट। इवन केमिस्ट्री की अगर मैं खुद की बात करूँ, जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतनी सारी ट्रिक्स सीख लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो जब बोर्ड्स की बारी आएगी ना, तो उनके जब तुम सैम्पल पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस देखोगे या PYQs देखोगे, तुम बोलोगे अरे ये तो लल्लू पंजू है, इससे अच्छे क्वेश्चन हमने पहले ही करे हुए हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर तुम सीरियसली अपने नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है, राइट। तो खुद को अलग से परेशान करना बंद करो, कोई अलग सिलेबस नहीं आता बोर्ड में बेटा, बस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की एक स्किल होती है जो कैसे डेवलप होगी उसके लिए मैं बताऊंगी अभी, क्लियर है, ठीक है, राइट। तो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर अपने एडुकेटर्स के साथ मेहनत करो और फोकस करो कि कैसे मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है जी, राइट। चलो, तो अब बेटा ये बात अपने को समझ में आ गई है ना, कि मैम सिलेबस तो कुछ अलग नहीं होता नीट और बोर्ड का, सेम एग्जाम्पल है ना, सेम हमारा जो है सिलेबस है, हम दोनों को एक साथ इजीली कर सकते हैं, राइट। अब रही बात कि मैम इतना तो आपने हमें बता दिया कि सिलेबस सेम है, लेकिन मैम फिर भी हमने इतने सारे टाइम टेबल्स बनाए, है ना, हर बार हमने बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन एट द एंड में क्या हुआ, एट द एंड में ये हुआ कि मैम या तो हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, या फिर कुछ ऐसी अर्जेंट चीज़ आ गई जिसकी वजह से हम जो भी चीज़ पढ़ रहे थे वो हमको उस टाइम पे छोड़नी पड़ी, हमारा बैकलॉग क्रिएट हो गया और अब वो हमको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है ना। तो बेटा देखो, प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा होंगी, शादियाँ, बर्थडेज, ठीक है, कोई भी चीज़, भाई सपोज तुम बीमार हो जाते हो या फिर तुम मन से बिल्कुल डेडिकेशन में हो कि तुम करके ही रहोगे, लेकिन फिर भी बेटा बुखार हो गया या फिर कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा होती रहेंगी, all these things will happen, they will come, they will go, लेकिन at end of the day ये जो 2 साल की जर्नी होती है 11th और 12th की, इसमें अगर तुम एक स्टार की तरह शाइन करना चाहते हो ना, तो you have to be disciplined and consistent throughout the year। अगर तुम consistent नहीं हो, अगर तुम disciplined नहीं हो बेटा, तो जर्नी आसान नहीं होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 बहनों का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तुम देखना कि दोनों में क्या फ़र्क है, राइट। एक चिंटी है, ठीक है, एक चिंटी है, ठीक है, ये हमारी चिंटी दीदी है। कौन है जी? चिंटी दीदी, राइट। ये कौन है बेटा? ये है मिंटी दीदी, ठीक है, चिंटी दीदी है और मिंटी दीदी है, ठीक है जी। तो चिंटी दीदी और मिंटी दीदी दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों के स्टडी पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। चिंटी दीदी जो है वो थोड़ी सी स्मार्ट वर्क में विश्वास रख रही हैं। तो चिंटी दीदी ने बोला कि भाई मैं स्कूल तो देखो ग्रीन कार्ड नहीं ले रही हूँ, मैं स्कूल तो जाऊँगी, लेकिन स्कूल के बाद जो है मैं एक चीज़ करूँगी, या तो मैं कोचिंग करूँगी या फिर मैं प्राइवेट ट्यूशन्स करूँगी जो नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ चूज़ करूँगी। सपोज चिंटी दी समझदार थी, उन्होंने हमारा अनअकैडमी से जो है पढ़ाई शुरू कर दी उनके नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चिंटी दीदी रोज़ स्कूल से आती थी 2 बजे, थोड़ा सा ब्रेक लेती थी 1 घंटे का, राइट, नैप लेती थी, खाना वाना खाती थी, 3 बजे अपनी नीट के एग्ज़ाम के लिए क्लासेस लेनी शुरू कर देती थी, जिनसे उनकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली
होती रहती थी, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद जैसे ही 7 बजे क्लासेस ख़त्म होती थी, 1 घंटे का ब्रेक ले लेती थी, फ्रेश हो जाती थी, ठीक है, फिर अपनी सेल्फ स्टडी करती थी 8 से लेकर 12 तक, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करा, चिंटी दीदी ने पूरे 2 साल इसी पैटर्न को फॉलो करा। एंड में क्या हुआ, खुशी ही तुम्हें बता रही है, उनका नीट में सिलेक्शन हो गया बेटा। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, क्लास नोट्स अच्छे से पढ़े, टेस्ट दिए, तो क्या हुआ, चिंटी दीदी का सिलेक्शन हो गया, है ना। अब यहाँ पे आई हमारी मिंटी दीदी। मिंटी दीदी ने बोला कि दुनिया जहान में जो भी चीज़ नीट की पढ़ाई करा रही है मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जिसे मैं छोड़ दूँ, मैं हर जगह जाऊँगी, ठीक है जी। तो मिंटी दीदी स्कूल भी जाती थी, मिंटी दीदी कोचिंग भी ले रही थी अनअकैडमी से, ठीक है। इसके साथ साथ मिंटी दीदी ने प्राइवेट ट्यूशन्स भी ली, है ना। 2 बजे स्कूल से आकर वो 3 से 7 तक क्लासेस लेती थी, फिर उसके बाद 8 से लेकर 10:30 तक उनकी प्राइवेट ट्यूशन चलती थी, ठीक है। फिर मिंटी दीदी इतनी थक जाती थी कि वो सो जाती थी, है ना। फिर सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता था तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, लेकिन उसमें वो कॉन्सेप्ट रिवाइज ही करती रह जाती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाती थी, है ना। वहीं हमारी चिंटी दीदी तो अपने सैटरडे संडेज को भरपूर यूटिलाइज करती थी, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, ठीक है ना, राइट। तो भाई इस तरीके से चिंटी दीदी तो मस्त अपना नीट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मिंटी दीदी को ड्रॉप लेना पड़ा, राइट। तो इस कहानी का मोरल क्या है, मोरल ये है कि अगर तुम कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, जैसा टीचर तुम्हें बता रहा है उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो तुमको कोई भी नहीं रोक सकता, याद रखना, ठीक है, राइट। चलो अब बेटा जी ये सब तो डिस्कस हो गया। अब मेन चीज़ क्या है कि भाई अपना जो टाइम टेबल है ना उसको करेक्टली फॉलो करना है। वैसे तो आगे चल के हम जो है टॉपर्स टाइम टेबल्स नाम की भी एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उन्होंने ऐसा क्या एक्स फैक्टर किया था कि उनका इतना अच्छा ट्रेमेंडस रिजल्ट आया, है ना। 710 तक भी नंबर आए हैं बच्चों के, तो क्या किया उन्होंने एक्स्ट्रा, वो हम जो है डिस्कस करेंगे, है ना। अब टाइम टेबल तो हम तभी डिस्कस करेंगे, अभी जिस टाइम टेबल पे हो उसी पे रहो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहो, ठीक है बच्चों, राइट। अब मैम ठीक है, आपने बता दिया कि बोर्ड्स में कुछ अलग नहीं आता नीट से, है ना, लेकिन मैम फिर भी हमने सुना है ऐसा अपने सीनियर से कि यार मैं तो ना नीट में ही लगा रह गया, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया, काश मैंने अलग से कुछ और जो है कर लिया होता कि मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ गए होते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, है ना। तो बेटा ऐसे बच्चों ने बस एक गलती करी, क्या कि उन्होंने जनवरी का महीना, क्योंकि मार्च में तो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो जनवरी के महीने में उन्होंने सैम्पल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है वो परचेज नहीं करी। बहुत सारे हमारे सैम्पल पेपर्स हैं मार्केट में, ठीक है, नाम मैं कुछ बता देती हूँ ताकि तुमको आसानी रहे, है ना। बहुत सारी बुक हैं। अब इन सैम्पल पेपर्स की बुक में तुम्हारे जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, है ना, वैसे क्वेश्चंस तो होते ही हैं, इसी के साथ साथ तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं जो आए हुए हैं, है ना। मतलब जैसे 10 साल के तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, तो ऐसी बैंक की बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टुगेदर विद है, ओसवाल है, एग्जाम आइडिया है, ये कुछ बुक्स हैं जो तुम ले सकते हो, मैंने बता दी हैं। जाना, तीनों को देखना, स्टेशनरी पे जो तुमको बेस्ट लग रही हो, जिसमें सबसे ज़्यादा समझ आ रहा हो वो बुक ले लेना। इनफैक्ट आजकल तो इतने अच्छे सैम्पल पेपर आने लगे हैं कि जो तुम्हारे लास्ट ईयर सीबीएसई का टॉपर भी होता है ना, उसका भी क्वेश्चन पेपर उसमें दे रखा होता है कि भाई उसने कितना लिखा, कैसे लिखा, कि उसको फुल नंबर मिले। समझ रहे हो, इतने अच्छे तरीके से हमारी जो है सैम्पल पेपर्स की बुक आने लगी है, राइट। तो ये तुमको परचेज करना है। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब ये सैम्पल पेपर की बुक लेके क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर तुम 11th-12th में कंसिस्टेंट रहे हो, तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये बुक्स क्या सिखाएंगी तुम्हें, ये सिखाएंगी कि भैया अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें तुझे कितना ज्ञान लिख कर आना है, कितनी लाइनों में लिखना है, राइट, कि तुझे फुल नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा, ये सैम्पल पेपर की बुक सिखाएगी कि भाई अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट, और उसमें तेरे 3 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट में तुझे कितना लिखना है, 1 वर्ड है तो उसको 1 वर्ड में आंसर करना है, 1 लाइन है तो उसको 1 लाइन में आंसर करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें तुझे केवल और केवल सैम्पल पेपर्स के थ्रू सीखने को मिलेंगी, राइट। और तुमको पता है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आने के। तो वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो अच्छे हैं उस
टेस्ट ऐसे रेप्लिकास क्वेश्चंस भी आजकल सैम्पल पेपर्स में आने लगे हैं, तो इतने अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर्स आए हैं, है ना। तो जो तुम्हारी राइटिंग स्किल्स है ना कि इतने नंबर में इतना लिखना है, वो इन बुक्स के थ्रू इंप्रूव होगी। तो ये जनवरी में लेके प्रैक्टिस जो तुम्हें करनी है वो मत भूलना, ठीक है भाई, ओके राइट। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और मैं तुमको यहाँ पर सिखाना चाहती हूँ। क्या सिखाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। तुम्हारा दिसंबर तक, है ना, दिसंबर तक या मोस्टली जनवरी के फर्स्ट वीक तक हर एक कोचिंग, इनफैक्ट आजकल तो नवंबर तक भी जो है हर कोचिंग पूरा सिलेबस करा देती है, ठीक है। उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड, देखो तुम अगर नवंबर में हो जाता है, नवंबर से दिसंबर, हाँ अपने जो बैकलॉग से या जो कॉन्सेप्ट्स तुमको नीट के लिए रिवाइज करने थे उनको करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी को जो है बेटा तुम, या फिर जनवरी मिड से जो है बेटा तुमको बोर्ड्स के लिए लग जाना है। उसी टाइम पर तुमको ये सैम्पल पेपर परचेज करना है, अपने बोर्ड्स के लिए चैप्टर्स को नोट्स से रिवाइज करना है जो तुमको बनवाए गए थे, ठीक है, जो मैं बनवा रही हूँ, जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो वो। उसके बाद तुमको एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, है ना, और तुम्हारे सैम्पल पेपर्स हैं, उनके थ्रू प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। इस तरीके से तुम्हारा सब कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम होंगे उसके बाद जो 1.5 महीना मिलेगा उसमें नीट के लिए पढ़ाई करोगे और फोड़ दोगे बेटा, इतने अच्छे से तुम रिवाइज कर सकते हो। अगर तुमने 11-12 कंसिस्टेंटली पढ़ा है तो जो 1.5 महीना है ना, या 1.5 या 2 महीना भी अप्रॉक्सीमेट तुमको जो मिलेगा, बिकॉज आज अब की बार 5 मई को पेपर हुआ था, तो 2 महीना जो तुमको मिलेगा ना बोर्ड एग्जाम के बाद, ये काफ़ी है सारे सिलेबस को रिवाइज करके फोड़ने के लिए एग्जाम के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इससे ज़्यादा कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट। चलो, तो आई होप आपको जो है मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। अब जाते जाते, है ना, जाते जाते कुछ लाइन तो बनती हैं। क्या लाइन है? थक जाए जो कभी चलते चलते, थक जाए जो कभी चलते चलते, याद रखना तेरी उम्मीद ही तुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगी, तेरी उम्मीद ही तुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपनी ओर से हमेशा तैयार रहना तू, बाकी दुनिया तो तुझे हर वक्त नीचा दिखाएगी, ठीक है। खुद तैयार रह, दुनिया की फिक्र मत कर, तू तैयार है ना, सब हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।